जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सारे मसरूफ़ है रिवीजन करने में। कोई बता दें यार, कोई 2-4 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बता सकते हैं इनपुट इनएडमिसिबल में से? आप लोग रिवाइज कर रहे थे क्लास स्टार्ट करने से पहले बताएं ज़रा। परमानेंटली अटैच विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने पॉइंट दिया, आप इसकी एग्जांपल दे दें मुझे यार। आप मेरे भाई जी आप इसकी एग्जांपल दें। गुड्स परमानेंटली अटैच विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन्होंने वो रिवाइज करवाया, आप उसकी एग्जांपल दें। पाइप लगा दी, फिटिंग्स कर दी, तारे लगा दी बिजली की, वो सारी परमानेंटली अटैच होगी तो उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलता। अच्छा, आप कोई मिसाल दें जी। ठीक है जी, बेहतरीन। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने लेक्चर लिया हुआ कल का? बताएं कोई पॉइंट बताएं मुझे। फेक इनवॉइसेस, बेहतरीन। आप बताएं मुझे कोई पॉइंट। जी कोई भी पॉइंट रिवाइज करवा दें मुझे रैंडमली। याद ही नहीं आ रहा इतने पॉइंट में से। बेटा आप पर्सनल या नॉन बिजनेस कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बेटा आप बता दें, आपने लेक्चर लिया हुआ? नहीं लिया हुआ। आप दोनों ने भी लेक्चर नहीं लिया हुआ? लिया हुआ। कोई एक पॉइंट बता दें इनके अलावा। ठीक है, बेहतरीन। और आप बता दें बेटा। बेहतरीन है बेटा। आप बता दें यार, कोई जो पानी पी रहे हैं, सुबह प्यास लग गई। ठीक है, तो इस ऑनलाइन में से बता दें यार, कोई रैंडमली बता दें यार कोई भी पॉइंट्स। होमवर्क तो बेटा बहुत आसान है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई बात ये थी, हमने कहा था कि जो गुड्स हैं जिनके ऊपर इनपुट नहीं मिलना। अब आपने कल वाला होमवर्क देखा है? उस होमवर्क के अंदर ना मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। पहले मैंने एक ग्रॉस परचेज रिकॉर्ड करवाई हुई है और साथ में ये बताया हुआ कि नीचे जितनी भी चीज़ें ना सारी की सारी इसके अंदर आ रही हैं। तो 2 तरीकाकार हो सकते हैं। वो 2 तरीकाकार क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि यार एक तो या आप ये करें कि ग्रॉस परचेज के ऊपर सारे के सारे इनपुट ले लें, पहले इनपुट सारे के ऊपर ले लिए, फिर उसमें से वो निकालते जाएं जिसका इनपुट नहीं बनता, जिसका इनपुट क्या है, इनएडमिसिबल है। तो अब आपने देखा होगा वहां पे एक पॉइंट था जिसमें वो सैनिटरी वाला 60 और 40 वाला, उसमें मुझे बताएं कि 60% यूज कहां पे हुआ है? फैक्ट्री में यूज हुआ है। और 40% कहां हुआ है? मुझे बताएं कि ऑफिस बिल्डिंग में जो चीज कंज्यूम हो रही है, क्या वहां पे एंड कंज्यूमर कंपनी खुद है ना, या नहीं है? वहां पे वहां तो एंड कंज्यूमर कंपनी खुद है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही हैं, इसका मतलब है कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होने से उसके बाद क्या बनेंगी? वहां से टैक्सेबल गुड्स बनेंगी, तो इसका इनपुट अलाउ हो जाएगा। बेशक फैक्ट्री बिल्डिंग है तो फैक्ट्री बिल्डिंग है ना, और ऑफिस बिल्डिंग है, हमने एडमिन को अलग कर दिया क्योंकि वहां पे एंड कंज्यूमर हम हैं, और फैक्ट्री में हम 1 रुपया भी लगा रहे हैं ना अगर, तो उसका मतलब ये कि हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा रहे हैं। तो वहां पे इमूवेबल का सिनेरियो नहीं है, वहां पे इमूवेबल का सिनेरियो नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ? जहां पे मैंने बेटा वो पॉइंट को रिपीट कर दे प्लीज। 60-40 वाला 60% कहां पे यूटिलाइज हुआ है? फैक्ट्री बिल्डिंग में। फैक्ट्री बिल्डिंग में यूटिलाइज होने का मतलब ये होता है कि यार यहां से ऑनवर्ड्स आप इसने मैन्युफैक्चर जो करनी है ना गुड्स, वहां पे इसकी कॉस्ट ट्रांसफर करेगा। अल्टीमेटली गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रही है ना यार फैक्ट्री बिल्डिंग का, जितने भी आपने मशीनरी लगाई होगी, प्लांट लगाया होगा, वो सबका सब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? गुड्स को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। मेरी बात आ रही है समझ? अब इसी से रिलेटेड एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ जो आज मैंने पढ़ानी थी आप लोगों को, कि यार फैक्ट्री में हम क्या लगाते हैं नॉर्मली? फैक्ट्री जब आपके जहन में वर्ड में बोलता हूँ तो आपके जहन में क्या होता है? क्या लगा होगा वहाँ पे? मशीनरी लगी होगी, कोई प्लांट लगा होगा वहाँ पे। बात यह है कि इनकम टैक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी थी आपने? कि जो परमानेंटली अटैच्ड होती हैं ना चीज़ें, या जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इमूवेबल होते हैं, उनके ऊपर इनपुट नहीं मिलता। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था भाई। जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, इसके ऊपर आपको 100% का इनपुट अलाउ होता है। क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये अल्टीमेटली यूटिलाइज कहाँ होता है? ये यूटिलाइज होता है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। आ रही मेरी बात समझ? तो आज अगर मैं ये वाला पॉइंट आपको पढ़ा देता तो वो वाला पॉइंट समझाना ज़्यादा आसान हो जाता। तो अब ये आ जाए मेरे साथ, पढ़ लें एक बार। और एक और भी चीज़, हमने कल एक रूल पढ़ा था। क्या था वो रूल? जो सेल्स टैक्स का फेज था, याद है किसी को? ये वाला रूल किसी को याद है? ये रूल क्या कहता है? आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल इनपुट या फिर 90% ऑफ द आउटपुट, विच एवर इज
लोअर, विच एवर इज लोअर। और सपोज करें किसी एक पीरियड में अगर वहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इनपुट, तो वो अगले महीने में क्या हो जाते हैं, अगले महीने में ब्रॉड फॉरवर्ड कहलाता है, और वो अगले महीने का नॉर्मल इनपुट के साथ आता है। मेरी बात आ रही है समझ? आप लोगों ने एक बात सोची, आप लोगों ने मुझे ये क्यों नहीं बोला कि सर ये जो कैरी फॉरवर्ड इनपुट है, ये जो कैरी फॉरवर्ड इनपुट है, कैरी फॉरवर्ड इनपुट आता कैसे, पहले बताएं मुझे। आपका एक्चुअल इनपुट ज्यादा होगा, 90% ऑफ द आउटपुट कम होगा, और आपने एडजस्ट कितना किया होगा, 90% ऑफ द आउटपुट एडजस्ट किया होगा। इसके बाद हुआ ये होगा कि जितना भी डिफरेंस होगा वो कैरी फॉरवर्ड। ये सबको समझ आता है? आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि सर ये जो आप कैरी फॉरवर्ड इनपुट कर रहे हैं, या अगले महीने जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बन रहा है, इसको आप अगले महीने दोबारा अपोर्शन क्यों नहीं करते? वेरी गुड, ये बात सबको समझ आ रही है, क्योंकि वो लास्ट मंथ अपोर्शन हो चुका था। लास्ट मंथ आपने अपोर्शनमेंट की वर्किंग कर ली थी, उसी में से तो आप वो फिगर उठा के लाए थे ऊपर। तो अपोर्शन चीज को दोबारा अपोर्शन करने नहीं बैठ जाना। मेरी बात आ रही है समझ? हाँ, करंट मंथ का जो है वो अपोर्शन होगा, वो सेम उसकी वर्किंग 3 बनेगी। वर्किंग 3 अपोर्शनमेंट की वर्किंग होती है, वहां से फिगर निकलेगी, और वो फिगर निकल के कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। उसके अंदर आप लास्ट मंथ का अपोर्शन हुआ हुआ और जो आपका बचा हुआ इनपुट है वो उसके अंदर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा ही है, मेरी बात आ रही है समझ? तो जो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना इनपुट, उसको दोबारा से अपोर्शन करने नहीं बैठ जाना बेस्ड ऑन इट सप्लाईज। ऐसा है? ओके। अब दूसरी चीज, रूल पड़ा था 90% तक मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती है। इसकी रीजन क्या थी कि यार बोर्ड के पास या एफबीआर के पास कुछ ना कुछ रिकवरी होती रहे। चले ठीक है, मान लिया। कहता है कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया ना, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई है, तो इस केस में आपको 100% इनपुट की एडजस्टमेंट दी जाएगी। पहली तो बात बताएं दी क्यों जाएगी, अभी रीजन दी मैंने आप लोगों को, क्योंकि वो फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जीरो रेटेड चीजों के लिए इस्तेमाल हो प्लांट, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल हो। तो जितना भी इनपुट होगा उसको क्या कर देंगे, अपोर्शनेट। अब बात यह है, एक पॉइंट को अपने पास हाईलाइट करके लिख लें कि बाकी सारी परचेजेस, एक बिजनेस की सारी परचेजेस को आपने सेपरेट ट्रीट करना है, और प्लांट एंड मशीनरी को आपने सेपरेट ट्रीट करना है। करना कैसे है मैं बता देता हूं। तरीका दोनों का सेम है, तरीका दोनों का सेम है। लिख ले पहले कि सारी की सारी परचेजेस को हम सेपरेट ट्रीट करते हैं, और जो प्लांट एंड मशीनरी की परचेज है इसको सेपरेट ट्रीट करते हैं। उसकी रीजन अभी आपके सामने आ जाएगी। जी जी बिल्कुल बेटा, मशीनरी मूवेबल ही है, प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल ही है। लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर कल से इंशाल्लाह हम यार न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 आज है। आज चैप्टर 18 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रीडिंग की चीज़ें पीछे जो दो चार कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद रीडिंग की चीज़ें। तो कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 2 न्यूमेरिकल कल कर लेंगे, और उसके बाद 15, 16 कल हो जाएगी, 17 को क्लास होगी। आज 15 है, चले 15 कर देते हैं। अरे सॉरी सर, गलती हो गई। मुझे बताएं कि हमारी क्लास कब कब है, रिमेनिंग कितनी क्लास हैं इस वीक में, संडे निकाल के? सैटरडे, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन। तो तकरीबन 6 न्यूमेरिकल्स तो हम कर सकते हैं। 6 नहीं भी तो कम से कम 5 न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो मॉक तो संडे को है ना, फ्राइडे को है? फ्राइडे सैटरडे संडे ना, मतलब आप लोग का दूसरे सब्जेक्ट का है, मैं तो टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स का कब है? संडे को है। तो संडे से पहले पहले इंशाल्लाह 6-7 न्यूमेरिकल के ऊपर हाथ सीधा हो जाएगा। तो संडे वाला न्यूमेरिकल आप आसानी से कर लेंगे। या ऐसे कर लूंगा कि संडे वाला न्यूमेरिकल इसी फाइल में से निकाल के दे दूं, या नया हो, चले नया हो जाए, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो रिमेनिंग हम क्लासेस में 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक पूरे का पूरा मजीद प्रैक्टिस पे लगाएंगे। ऐसा है, बिफोर रिजल्ट। किसी का आ तो नहीं रहा? हाँ आपका आ रहा है, बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, वो कहते हैं कि सारी की सारी परचेजेस, ऑल बिजनेस परचेजेस
shall be treated separately than purchase of प्लांट एंड मशीनरी। ये मेरी बात समझ आती है सबको? अब मैंने बताया था कि हम जितनी भी परचेजेस करते हैं, मतलब जितना भी इनपुट टैक्स होता है, वो मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है? 90%, विच मीन्स कि उसके ऊपर 90% वाला रूल अप्लाई हो जाता है। आ रही है बात समझ? सबको आ रही है बात समझ? तो ये भी मैंने बोला साथ में कि यार जो आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, इस केस में 90% वाला रूल अप्लाई नहीं होता। यहां पे अगर आपने 100 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, तो उसके ऊपर अगर आपने 18% का टैक्स दिया था, तो आप 18 के 18 रुपए अपने पास क्लेम कर सकते हैं। मेरी बात आई समझ? 18 के 18 रुपए। यहां पे 90% ऑफ द आउटपुट वाला सीन और एक्चुअल इनपुट वाला केस अप्लाई नहीं होता। अब बात यह कि ये होगा कैसे, ये सर अप्लाई करना कैसे है? हम तो इनपुट टैक्स की एक ही वर्किंग बनाते हैं। मैंने बोला कि अभी इनपुट टैक्स की एक वर्किंग बनाते थे क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं पड़ा था। अब हम इनपुट टैक्स की वर्किंग के भी 2 हिस्से किया करेंगे। एक हिस्सा तब करें, ये 2 हिस्से कब होंगे? जब सवाल के अंदर उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करवाई होगी आप लोगों से। लाजमी नहीं है हर सवाल में प्लांट एंड मशीनरी परचेज करवाए। ये मैं प्योरली न्यूमेरिकल रिलेटेड बातें कर रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल करवाना है मैंने कल को, तो ये बातें करना भी जरूरी है। किताब में ये बातें नहीं लिखी हुई, ठीक है? तो भाई होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या? वापस आते हैं। कहते हैं कि 90% वाला रूल आपकी नॉर्मल परचेजेस पे तो अप्लाई होता है, लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी की परचेज की है। हमने एग्री कर दिया, सारी परचेजेस को सेपरेट ट्रीट कर लेंगे, उसका इनपुट सेपरेट लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट सेपरेट लेंगे। अब उसके बाद आपने कहीं जिंदगी में बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? वो कॉन्सेप्ट क्या था? फर्दर टैक्स था, लेकिन बॉटम लाइन पे था। मतलब उसको आपने किसी और टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं करना, एज इट इज उठा के क्या गवर्नमेंट को दे देना है। कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जितना भी इनपुट बनता है, इसको आपने ऊपर आउटपुट के साथ एडजस्ट नहीं करना है। इस इनपुट को, इसको आपने सेपरेटली बॉटम लाइन में लाके इस इनपुट को एडजस्ट करना है, क्योंकि हमने आपको 100 का 100% दिया है। अगर मैं एक साथ ले लेता तो इसके ऊपर भी 90% वाला रूल लग जाता। क्योंकि इसके ऊपर 90% वाला रूल नहीं लगाना, तो इसको बॉटम लाइन में लाके हमने, बॉटम लाइन का मतलब क्या है? पहले हम सिंपली ये वाला हिसाब किताब करके आ चुके होंगे, पहले हम ये वाला हिसाब किताब करके आ चुके होंगे। मेरी बात आ रही समझ? ये काम हमने पहले कर लिया होगा। इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे? ये काम हमने कर लिया होगा। अब देखें यहां पे मेरा पेबल आ गया, पेबल आ गया मेरा। इस पेबल के बाद मैं एडजस्ट करूंगा क्या? इनपुट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मेरी बात आ रही है समझ? सपोज करें मैं 18 रुपए का इनपुट दे के आया था और 18 का 18 इनपुट ही मेरा वो था जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए था। मतलब मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी से सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बनाई हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं बनाई, मैंने जीरो रेटेड गुड्स नहीं बनाई। इसका मतलब है कि इसका इनपुट अपोर्शन नहीं होना चाहिए। अपोर्शन, देखिए अपोर्शनमेंट होती कब है? अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? जो मैंने आपको बताया था, इनपुट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी सप्लाई कैसे हुई है। किसी भी चीज का इनपुट है वो डिपेंड करता है कि भाई उसकी सप्लाई कैसे हुई है। अब आपने मशीनरी परचेज की, आप इनपुट पे करके आए और मशीनरी आपने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की है टैक्सेबल गुड्स के लिए, इसका मतलब है अपोर्शनमेंट बनती है नहीं बनती? नहीं बनती यहां पे। तो भाई सपोज कर लेते हैं, मेरी एग्जांपल में सपोज कर लेते हैं, कल मैंने क्लास में बोला, मैंने वो 2 मिलियन रुपीज, पता नहीं कितनी वो फिगर थी, वो जो डिजिटल बैंकिंग वाला सवाल हम कर रहे थे, डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला। सर ये आपने 20 मिलियन कहां से एज्यूम किया? एज्यूम तो किया, कहां से किया? अरे अगर मैं वर्ड एज्यूम बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि एज्यूम हो गया ना ये। वो कह रहे हैं कहां से एज्यूम किया? आपने एज्यूम तो किया, बता तो रहे हैं आप। इसका इससे सवालों का क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आता। तो सपोज कर लें आपने 100 मिलियन का खरीदा था और 18% का आप इनपुट दे के आए थे, तो 18 का 18 ही आपने यहां पे एडजस्ट कर लेना है। आगे बात समझ? बॉटम लाइन में एडजस्ट करना है। अच्छा, बॉटम लाइन में एडजस्ट कर लिया। सपोज करें इसके बाद कोई फर्दर टैक्स भी था, तो सिंपली फर्दर टैक्स सेपरेट आ जाएगा, ऐसा है। सपोज करें यहां पे आप लोग का कैरी फॉरवर्ड कितना बना है? कैरी फॉरवर्ड नहीं बनता हुआ नजर आ रहा ना यहां पे? क्यों नहीं आ रहा है कैरी फॉरवर्ड? कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक्चुअल इनपुट ही कम है। जब एक्चुअल इनपुट 90% ऑफ आउटपुट से ज्यादा होता है तब कैरी फॉरवर्ड बनता है। यहां तो वो हिसाब किताब है ही नहीं। तो इस बात का मतलब है कि अगर आप लिखेंगे यहां पे
दो चार लाइनें मजीद आ जाएंगी। क्या क्या? फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। फिर आप क्या लिखेंगे? कैरी फॉरवर्ड इनपुट, अगर कोई होगा तो सामने उसकी फिगर लिख देंगे, ऐसा है, सामने उसकी फिगर लिख देंगे। और सपोज करें आपने वर्किंग 3 की हुई थी अपॉर्चनमेंट वाली, और आपने जीरो रेटेड सप्लाईज भी की थी, और आपका रिफंड भी बन रहा था, तो उस रिफंड का क्या करेंगे? रिफंड ऑफ इनपुट ऑन एक्सपोर्ट्स, तो वो भी आप यहां पे सेपरेट लिख देंगे। आगे मेरी बात समझ? इसको सम करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फाइनल आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप यहां पे आंसर निकाल चुके हैं। जो पेबल का आंसर है ना, पेबल का, वो आप यहां पे निकाल चुके हैं ऊपर जी। बस यहां पे अलग से दिखाना है इसको कि 4% फर्दर टैक्स इतना बनता है, कि कैरी फॉरवर्ड इनपुट अगले महीने इतना जा रहा है, और यहां पे बता देना कि हमारा जीरो रेटेड के ऊपर रिफंड कितना है। मेरी बात आ रही है समझ? इस फॉर्मेट को उसी के साथ, कल वाले फॉर्मेट के साथ क्लब कर लें, पहले नोट करें फिर उसके बाद बातें करते हैं। जी ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज। तो बेटा कोई मसला नहीं है, चीटिंग नहीं है, मैंने करवा दिया ना अभी, इसलिए मैंने आते ही सबसे पहले सॉल्व नहीं करवाया होमवर्क। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये पॉइंट रहता था, अब बाद में करवाऊंगा। थोड़ी सी टेंशन देनी चाहिए ना। गुलाम हैदर, जीरो रेटेड कैसे एडजस्ट हुआ है ऊपर? बताएं मुझे, कहीं पे एडजस्ट नहीं हुआ हुआ यार। ये जो एक्चुअल इनपुट की वर्किंग, ये जो फिगर है, ये वाली, ये कहां से आई है? ये इनपुट की कौन से वर्किंग से आई है? जो ऊपर नहीं की थी, जो नीचे करेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर तो आप यही बना रहे हैं। जो वर्किंग नंबर 3 की है ना आपने अपॉर्चनमेंट वाली, उस अपॉर्चनमेंट की वर्किंग में से जो टैक्सेबल के अगेंस्ट आई है अमाउंट, कहां पे किया था हमने सवाल? ये देखें हम, इनपुट टैक्स की वर्किंग आए जी, हाँ ये देखें, वापस ले चलते हैं आपको प्लीज। ये नजर आ रही है? अपॉर्चनमेंट की वर्किंग नजर आ रही है? ये जो वर्किंग है ना, इसमें से उठाई थी मैंने यार, इसमें से उठाई थी। ये देखें, टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट इनपुट टैक्स आ रहा है 198 का, ये है 198 जो ऊपर फेस पे गया हुआ है। बाकी मजीद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा जब हम कल वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फुल फ्लेज। वापिस आ जाए तो 90% वाला रूल कहां पे अप्लाई नहीं होता? प्लांट एंड मशीनरी पे अप्लाई नहीं होता। इस बात का मतलब यह है कि प्लांट एंड मशीनरी का जितना भी इनपुट है उसको एडजस्ट कैसे करना है? बॉटम लाइन पे एडजस्ट कर देना है। हाँ, इनपुट अपोर्शन होगा, इनपुट बिल्कुल अपोर्शन होगा। सपोज करें प्लांट एंड मशीनरी दो जगह पे इस्तेमाल हुई है, एक्सपोर्ट्स में हुई है और एग्जेम्प्ट में हुई है, तो बताएं इनपुट का क्या करना है? इनपुट को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। एक हिस्सा वो होगा जो जाया हो गया, जो इनएडमिसिबल हो गया, जो एग्जेम्प्ट से रिलेटेड था, और जो हिस्सा एक्सपोर्ट से रिलेटेड था वो रिफंड हो जाएगा, और एडजस्ट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? और अगर यही तीन हिस्से होते, एक टैक्सेबल होता, लोकल टैक्सेबल होता, एक एक्सपोर्ट होता, और एक होता एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट वाला इनएडमिसिबल हो जाता, एक्सपायर हो जाता, जाया हो जाता, एक्सपोर्ट वाला रिफंड आ जाता, और टैक्सेबल वाला एडजस्ट हो जाता एज अ बॉटम लाइन। ये क्या करवाया हुआ है मैंने? एज अ बॉटम लाइन एडजस्ट करवाया हुआ है इसको मैंने। आ रही है बात समझ? ओके, ये फॉर्मेट है जो मैंने आप लोगों को बनवाया है। प्लीज यार इस फॉर्मेट को बना लें एक बार। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, इसको ऐसे नहीं समझना नबील। उसका मतलब ये है कि एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, देखिए हर जगह बात वो करेगा, ये एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये कि सेल टैक्स में कहीं भी अमाउंट आती है वो एक्सक्लूडिंग ही आती है यार। बैलेंस, अच्छा मुझे बताएं, अब जब आपका इनपुट आ गया प्लांट एंड मशीनरी से, सपोज करें आप एडजस्ट करने के काबिल हैं,
तो आपका जो फाइनल पेबल होगा वो इसके बाद आएगा या इससे पहले आ जाएगा? इसको एडजस्ट करने के बाद आएगा ना यार, तो फाइनल पेबल आपका इसके बाद बनेगा। हाँ, इसके बाद फर्दर टैक्स अलग आ रहा होगा, हाँ इसके बाद रिफंड अलग आ रहा होगा, हाँ कैरी फॉरवर्ड अलग आ रहा होगा, लेकिन फाइनल पेबल यहां पे बन चुका है आपका। ये है आपका फाइनल पेबल। आ रही मेरी बात समझ? ये है फाइनल पेबल। हाँ हाँ बिल्कुल, नेगेटिव साइन लिख दें, ना लिखें तब भी मसला नहीं है, चाहे नेगेटिव साइन लिखें चाहे ना लिखें, कोई मसला नहीं है। जी बेटा, रिफंड के अंदर दोनों ऐड कर दिएगा। हाँ दोनों ऐड कर देगा। सपोज करें 10 रुपए का नॉर्मल परचेजेस पे रिफंड आ रहा था और 2 रुपए का रिफंड आ रहा था इनपुट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, 10 + 2 करके दिखा देगा टोटल 12। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाना तो रिफंड ऑन नॉर्मल परचेजेस, रिफंड ऑन 10 और 12 करके दिखा देगा। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके सामने क्या है? ये क्या है आपके सामने? नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर होके देखना सब, नहीं आ रहा नजर भाई। ये है इनकम टैक्स, सॉरी सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट के ऊपर हम सवालात करेंगे। आप लोगों से इल्तिजा है कि आज घर जाके ये आपकी जो फाइल शेयर की हुई ना मैंने, उसका लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज। ये फॉर्मेट उस बच्चे के लिए है जिसने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लिए हुए और उसके बाद अब उसको सिर्फ और सिर्फ सवालात करने हैं। एक बार अगर उसने इस फॉर्मेट को देख लिया ना और इसी को जहन में रखते हुए सवाल सॉल्व करने लगा तो इंशाल्लाह उसका सवाल इजीली निकल जाएगा, 80-90% इजीली पास हो जाएगा अगर ये फॉर्मेट जहन में रह गया। और उसके बाद जब हम पूरा सेल्स टैक्स पढ़ लेंगे तो ये कोई 3 पेजर समरी है। ये देखें, ये जितने भी 3 चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना मैंने, उन 3 चैप्टर्स की 3 पेजर समरी है। ये तकरीबन कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 20.3, तकरीबन समझे इफेक्टिवली 30 एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, तो ये 30 एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आप पास पेपर का हर एक सवाल कर सकते हैं। मेरी बात आ रही समझ? तो आज घर जाके छोटा सा काम कर लिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। अगर आपके सारे काम हो जाएं उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिले अयाशी करने के लिए तो इसमें पढ़ लिएगा। सही है भाई, ये 3 पेजेस की समरी है, ऐसे ज़रा रैंडमली रीड कर लिएगा। मुझे बताएं कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ऐसे रैंडमली रीड करवा रहा हूं। जब चेंज इन रेट हो जाता है तो कौन सा रेट लगता है? जब चेंज हुआ होता है, जब सप्लाई हुई होती है वो रेट लगता है। और अगर आपने एडवांस में गुड्स डिक्लेरेशन दिया होता है इंपोर्ट के केसेस में तो फिर जब मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस आता है तब जो रेट होता है। और अगर आपने 7 दिनों में पेमेंट नहीं की होती तब जब आप पेमेंट करते हैं वो रेट लगता है। इफ गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ द कन्वेंस, टैक्स कहता है उस रेट पे लगेगा जो इन्फोर्स होगा। किस डेट पे? जब मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस आएगी। इंपोर्ट के केस में कहता है कि जब गुड डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया जाएगा। नॉर्मल परचेजिंग के केस में कहता है जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। अब ये समराइज कर दिया ना मैंने यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स आप लोग की आसानी के लिए। अच्छा ये देखें, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। यार ये नजर आ रहा है आप लोगों को? डेबिट एंड क्रेडिट नोट कहते हैं कि जब कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई हो जाती है, रिटर्न ऑफ गुड्स हो जाता है, तो बायर क्या इशू करता है? डेबिट नोट इशू करता है। वो डेबिट नोट इशू करके अपना क्रेडिटर कम कर देता है। और क्रेडिटर कम कैसे होता है? डेबिट होके होता है। ठीक है, तो मैंने तो हमेशा इसी तरह याद किया, आप लोग भी उम्मीद है इसी तरह याद करेंगे इसे। ठीक है, तो बायर कहता है डेबिट नोट इशू कर देगा और उसमें वैल्यू जितनी भी होगी चीज़ों की वो दिखा देगा लिख के। ठीक है, कहते कि अगर सप्लाई होती है अनरजिस्टर्ड के केस में, मैंने सप्लाई की है किसी अनरजिस्टर्ड को और उसने वापस कर दी मुझे चीजें, तो इस केस में याद होगा आपको एक पॉइंट, सप्लायर तो इशू कर देगा क्रेडिट नोट बट आफ्टर ऑब्टेनिंग। तो यार ये पॉइंट अगर आप ये देखें, नजर आ रहा है आपको? आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर, ये सामने, ठीक है, नजर आ रहा है क्या? 4% वापस नहीं मिलेगा। जो फर्दर टैक्स लग चुका था वो फुल एंड फाइनल है, वो लेना तो जाके गवर्नमेंट से लो, क्योंकि वो तो हम बॉटम लाइन पे पे कर चुके हैं। ठीक है, वो तो हम बॉटम लाइन पे पे कर चुके थे, हमने तो रखा ही नहीं अपने पास वो। ठीक है ना, तो वो एडजस्ट नहीं होगा, वो वापस नहीं मिलेगा। मुझे बताएं कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, इसकी जो इंप्लीकेशंस हैं, जो उसकी निटी-ग्रिटीज हैं वो भी बताएं जरा। लेस देन 10 एम्प्लॉइज, रेवेन्यू कितना? 8 मिलियन से कम, रेजिडेंशियल एरिया में होनी चाहिए, जिसके पास कनेक्शन ना हो इंडस्ट्रियल का, ये सारी बातें याद है सबको।
मुझे बताएं, अगर सप्लाई करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, अगर सवाल में बोले कि सप्लाई कर दी कॉटेज इंडस्ट्री को, तो क्या समझ आएगा आप लोगों को? 18% लगा देंगे, 18% लगा देंगे। और अगर सप्लाई फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री हो, हमने उनसे परचेज किया हो, क्योंकि वो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, तो वो तो सेल टैक्स की इनवॉइस इशू, जब कॉटेज इंडस्ट्री सेल टैक्स की इनवॉइस इशू नहीं कर सकती तो इनपुट कैसा? तो परचेजेस जितनी भी होंगी ना कॉटेज से, वो तो सारी एग्जेम्प्ट होंगी, लेकिन सप्लाई करते वक्त 18% लगाएंगे। क्या 4% फर्दर भी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे यार, अनरजिस्टर्ड है बट नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। वो जो अनरजिस्टर्ड है ना, जिसके ऊपर 4% लगता है, वो वाला है जो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड होता है। याद आ रही हैं चीजें? चलो ठीक है। मुझे बताएं कि अगर रॉ मटेरियल परचेज किया था, रॉ मटेरियल देखें दो चीजें हैं, परचेज किया था रॉ मटेरियल। सर आपने ऐसी बातें शुरू कर दी हैं, ये क्यों कर दी है शुरू? आपने रिवीजन करवा रहा हूं, कल न्यूमेरिकल करवाना है। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, और दूसरा सिनेरियो, अगर आपके पास फिनिश गुड्स थी, दोनों में फर्क होना चाहिए ना। बताएं रॉ मटेरियल परचेज किया था, क्या ट्रीटमेंट करेंगे अगर आपने इंटरनली यूज कर लिया उसको? इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सपोज करें किसी पिछले महीने में इनपुट क्लेम किया हुआ था, तो उसका इनपुट रिवर्स कर देंगे। यहां तक एग्री करते हैं, ये रॉ मटेरियल के केस में। और फिनिश गुड के केस में इनपुट तो क्लेम कर सकते हैं, ये तो एक सेपरेट बात है, क्योंकि ये गुड्स आपने बाहर बेचनी थी, आपने बाहर नहीं बेची, आपने इंटरनली यूज कर ली, तो अब क्या समझा जाएगा? ये क्या हो गई है? सप्लाई हो गई है, तो आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा। जरा ये दो बातें पढ़ के तो बताएं, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? पुटिंग ऑफ गुड्स इनटू पर्सनल यूज, रॉ मटेरियल को पुट इनटू पर्सनल यूज का कॉन्सेप्ट कुछ और है। वहां पे आपका इनपुट खत्म होता है। भाई रॉ मटेरियल थोड़ी बेचने हमने बाहर, बेचनी तो गुड्स थी, तो रॉ मटेरियल ही अगर इस्तेमाल कर लिया, विच मीन जो इनपुट क्लेम किया हुआ था वही खत्म हो गया, वही बार्ड हो गया, वही डेड हो गया। लेकिन अगर आपने मैन्युफैक्चर्ड गुड या जो चीजें आपने बेचनी थी उनको आपने इंटरनली यूज कर लिया, जो चीज सप्लाई करनी थी वो सप्लाई कंसिडर होती है, तो सप्लाई कंसिडर होती है तो आउटपुट टैक्स लगता है उसके ऊपर। ऐसा है, यही बातें मैंने यहां पे लिखी हुई है। कहते हैं कि इसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स होगा ना, वो आप क्या कर देंगे? रिलेटेड इनपुट टैक्स वुड बी, नजर आ रहा है सबको? ज्यादा छोटा तो नहीं है ये, उसके लिए ज्यादा छोटा होगा जिसने पढ़ा ही नहीं है, और जिसने पढ़ा होगा उसके लिए बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। कैसा है? चले, मसला नहीं है। और ट्रेड डिस्काउंट का क्या सीन है यार? अगर लिखा हो कि 10 to 10 और N30, कितना अलाउ करेंगे? लख दी लानत। 2, 10 N30 2% कर देंगे। आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ। कंफ्यूज कर दिया, इसीलिए किया। ट्रेड डिस्काउंट बोल के सर आपने सीधा दिखा के उल्टा मार दिया, ये क्या होगा? ऐसे नहीं होता बेटा, जो रिक्वायरमेंट है उसी का जवाब देंगे ना। तो ये कौन सा डिस्काउंट था? सेटलमेंट डिस्काउंट था, ठीक है। और अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो अच्छा, अब सुनिएगा बात। अगर वो बोले सवाल में, रिवर्स वर्किंग करवा ले, बोले कि हमने ना ये जो 8 रुपए की फिगर है ना, ये आफ्टर नेट ऑफ कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट ऑफ ₹5 रुपीज, और फिगर कितनी है? 8 रुपए की, ये नेट फिगर है। बताएं वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी? वैल्यू सप्लाई कितनी होगी? बताएं 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 कितनी होगी भाई? वैल्यू सप्लाई 8 है, नेट वैल्यू सप्लाई 8 रुपए आ रही है, 5 रुपए नेट ऑफ कैश डिस्काउंट था। शाबाश, ये क्या होगा? 13, क्योंकि 5 रुपए तो हम कैश डिस्काउंट के कंसिडर ही नहीं करते, तो चीज 13 रुपए की है तो 13 की बेचेंगे। यार आ रही बात समझ? चले, उम्मीद है कि सबको ही आ रही है समझ। बेटा ये फॉर्मेट मैं दिखाता हूं, अभी रुक जाए। आप लोग देख के आ गए और मैंने दिखा दिया आप लोगों को। वापिस आए जरा। अच्छा जी, इधर आए यार, प्लीज 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 बात सुनिएगा। इस फॉर्मेट को मेरे साथ रीड कर लें एक बार, ताकि आप लोग घर जाके पढ़े तो आसानी हो, और कल जब हम सवाल करें तो आप मुंह उठा के ना बैठे हो यहां पे, ठीक है?
आप लोगों ने ना 4 चीजें करनी होती हैं। सेल्स टैक्स का आएगा सवाल आपके पास, उस सेल्स टैक्स के सवाल में आपने एक बनाना होगा मेन फेस। मेन फेस का मतलब ये है कि उसमें आप बताएंगे आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपका कैरी फॉरवर्ड कितना है, आपका रिफंड कितना है, आपका फर्दर टैक्स कितना है। ये जो मेन चीजें हैं सारी एक पेज के ऊपर बताते हैं, मेन पेज के ऊपर। और ये जो मेन पेज होता है ना, ये आपका होता है बैक्ड बाय योर वर्किंग्स, मतलब सपोर्ट में क्या होती है इसकी, जैसे आप FR1 में वर्किंग्स करते हैं हम लोग वर्किंग। आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं? तो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मेन चीज होती है, वो तो मेन फेस होता है, लेकिन उसके बैकएंड पे कितनी वर्किंग हुई होती है, ऐसा है। तो अब ये देखें, ये है आपका मेन फेस। आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो भी आपका क्लाइंट का नाम होगा सवाल के अंदर दिया होगा, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी लिख देंगे, और जो भी टैक्स पीरियड उसका जो भी महीना होगा वो आप लिख देंगे, सवाल के अंदर दिया होगा। ये एक बेसिक सी चीज है, ये लवाजमत पूरे करने के बाद आप आ जाएंगे मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, मतलब मैं मेन पेज की बात कर रहा हूं फिलहाल, हम करते हैं आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। क्या देखें, ये आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स नजर आ रहा है आप लोगों को? ये कलर कौन सा किया हुआ है मैंने, ये ब्लू कलर नजर आ रहा है आप लोगों को? भाई ये देखें, नीचे आ जाएं, आपने जो वर्किंग आउटपुट टैक्स की ओपन की थी ना, जो आपने वर्किंग आउटपुट टैक्स की ओपन की थी, यहां जो आंसर आया है, ये ऊपर मैंने यहां पे फॉर रेफरेंस ब्लू कलर ऐड कर दिया। जहां जहां पे कलर सेम है उसका मकसद है, कोई उसका मकसद है, ठीक है। ये नहीं समझिएगा सर का दिल कर रहा था तो सर ने अपनी मर्जी से है ना रंग बिरंगा कर दिया उसको, ऐसा नहीं होता। तो भाई आपका आउटपुट टैक्स हो गया, और उसके बाद लेस इनपुट, और इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर ऑफ। भाई लोअर ऑफ कितना, 90% ऑफ द आउटपुट। ये जो 90% लेना है ये तो सीधा सीधा यहां से आ जाएगा यार, ये तो सीधा सीधा इस फिगर से निकल के आ जाएगा, ऐसा है। और बाकी जो एक्चुअल इनपुट है ये आपको निकालना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप वर्किंग कैसे कर रहे होंगे, पहले आपने सारे इनपुट की वर्किंग करनी है, सारे इनपुट की। परचेजेस का डाटा दिया होगा सवाल के अंदर, परचेजेस के डाटा को उठाएंगे और सारी की सारी इनपुट की वर्किंग कर लेंगे। वो कहां पे करेंगे, ये देखें सर, ये देखें वर्किंग नंबर 1 इनपुट की ओपन की मैंने, इसको जरा रीड करें। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट आएगा यस और नो? परचेजेस ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, इनपुट आएगा या नहीं? नहीं आएगा। ऑफिस यूज है तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने अगर इसको ऊपर कंसीडर किया होगा तो मैं नीचे से आके इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं नीचे से आके, ये देखें क्या लिखा हुआ है, इनएडमिसिबल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इनपुट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे ऐड किया कि अगर ये हो तो क्या करना है। परचेज ऑफ सीमेंट बैग फॉर पर्सनल यूज, बताएं जी, नहीं इनपुट में इनएडमिसिबल लिखा हुआ था दूसरी तरफ, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट मिलना चाहिए, नहीं इनएडमिसिबल है, कोई इनपुट नहीं आना चाहिए। अच्छा, एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, यार चाहे रजिस्टर्ड से कर रहा हूं चाहे अनरजिस्टर्ड से कर रहा हूं, आप इनपुट ही नहीं ले रहे, क्यों? कहीं पे एग्जेम्प्ट सप्लाई है और कहीं पे बंदा ही खराब है जिससे आप चीजें खरीद रहे हैं, ऐसा है। कहीं पे बंदा अनरजिस्टर्ड है इस वजह से इनपुट नहीं आ रहा, और कहीं पे चीजें एग्जेम्प्ट है इस वजह से इनपुट नहीं आ रहा। ये देखें, इस तरफ आए जरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो होगी ना यार उस चीज की, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो होगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने लिख दी एक कॉलम में वैल्यू ऑफ सप्लाई, दूसरे कॉलम में आपका टैक्स का रेट आ गया, और यहां पे आपका क्या बन गया, सेल्स टैक्स बन गया। यहां पे फिगर्स आती जा रही हैं, यहां पे फिगर्स आती जा रही हैं, सही है। और जहां इनएडमिसिबल है उसको आगे ऑब्वियसली कोई फिगर नहीं आ रही होगी। इधर आ जाए फिर, भाई आपने इंपोर्ट्स किए, इंपोर्ट्स के ऊपर इनपुट होता है, हाँ सर इनपुट होता है, तो ले लें आप भी इनपुट ले लें। ये देखिए 18% का लिया हुआ है, लेकिन क्या 18% होता है? रेट डिफरेंट हो सकता है, 25% वाली भी चीजें थी तो 25% भी हो सकता है। मेरी बात आ रही समझ? अच्छा, और एडवांस हमने दिया था नोमी कोऑपरेशन को, सपोज करें कोई ये कहे एडवांस के केस में आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं बाय शोइंग फेल एडवांस पेमेंट, चले शुक्र है ये भी याद हो गया, रिवाइज हो गया, एडवांस पेमेंट रिसीट। तो भाई 18% के ऊपर इनपुट आपने यहां भी क्लेम कर लिया। ये सारे का सारा इनपुट आपका आ चुका है, जितनी भी एक बिजनेस ने परचेजेस किया ना उस बेसिस पे सारे का सारा इनपुट आ चुका है। इनपुट की वर्किंग हो गई, एग्री करते हैं मेरे साथ आप लोग? अच्छा, अब बात यहां पे पूरी नहीं हुई, बात पूरी कब होगी? इनपुट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी सप्लाई कैसे हुई है। तो जरा हम सप्लाई वाला डाटा भी सवाल में से उठाएंगे, उठाएंगे बिल्कुल उठाएंगे। ये जो आउटपुट टैक्स ऊपर कंप्यूट करके आए, ये कैसे कंप्यूट किया होगा? वैल्यू सप्लाई होगी, रेट होगा, आउटपुट टैक्स होगा। तो जरा देखें वर्किंग नंबर 2 आपके सामने,
टैक्सेबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, रेट कितना 18, समझ आ रही है। सेल्स मेड टू बार्ली ट्रेडर्स होगा कोई सवाल के अंदर। आइसक्रीम है जो थर्ड शेड्यूल में फॉल करती है, भाई थर्ड शेड्यूल में फॉल करती है, आइसक्रीम है, लोकल सप्लाई है, 18% तो लगेगा, बट रिटेल प्राइस, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो वैल्यू सप्लाई होगी ना वो रिटेल प्राइस होगी, रिटेल प्राइस के ऊपर 18% और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ, वापस आ रहे हैं। तो ये 3 कॉलम्स बनाने हैं सामने, एक होगा पहला तो होगा पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स जहां पे नाम आ रहा होगा प्रॉपर, उसके डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, पर्टिकुलर्स, वैल्यू सप्लाई, रेट और सेल्स टैक्स, चाहे आउटपुट टैक्स लिख दें उसके नाम, चाहे इनपुट टैक्स लिख दें। इनपुट टैक्स कब लिखेंगे, जब परचेजेस होंगी, आउटपुट कब लिखेंगे, जब सेल्स होंगी। अच्छा ये देखें, ये देखें अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या मतलब है इस बात का, हाँ हाँ यही जूम करेंगे, बाय डिफॉल्ट यही जूम करेंगे बिल्कुल, तो फर्दर टैक्स लगना चाहिए ना, लेकिन यहां पे क्यों नहीं लगा रहे सर, यहां तो आपने 18% का रेट लिया हुआ है। भाई ये बॉटम लाइन पे लगता है, ये बॉटम लाइन पे, और सवाल में जरा ऊपर आए जरा, क्या मैंने फर्दर टैक्स कंसिडर किया हुआ है, जितने भी बंदे होंगे, जितनी भी रेट होगा, जितना भी वैल्यू होगी, उसका 4% उठा के मैंने यहाँ पे सेपरेटली ऐड कर दिया, उसकी कैलकुलेशन दिखा दूंगा यहाँ पे मैं, मेरी बात आई समझ, बॉटम लाइन में दिखा दिया मैंने। वापिस आए जरा इधर, ये देखो टोटल ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज जो कि कहां की गई हैं, लोकल, लोकली, ये लोकली की गई हैं, ऐसा है। फिर मैंने किए कुछ एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट्स नजर आ रही हैं आपको, वो भी लिख दी मैंने। फिर मैंने क्या किए, कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी लिख दी हैं, ये आपके सामने है। एक ये ऑरेंज बॉक्स है, ये ग्रीन है, ये थोड़ा सा लाइट सा, कोई क्या बोलते हैं, बेबी पिंक है, कौन सा ये, कोई भी कलर है जो भी है, क्या लगे हमें इससे, एक्सेल ने ऑप्शन दिया था, मैंने क्लिक कर दिया, चले खैर। तो भाई ये 3 तरह की सप्लाईज हो गई हैं। अब इस बात का मतलब है कि ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट, मैं कहां पे जाऊंगा अभी, बता सकते हैं मैं कहां पे हाईलाइट करूंगा, ये टोटल किस चीज का था, ये टोटल किस चीज का था, ये टोटल किस वर्किंग का था, इनपुट की वर्किंग का। इसका मतलब है कि आपने इस इनपुट को बेस्ड ऑन योर सप्लाईज क्या करना होगा, तो क्या अपोर्शनमेंट की वर्किंग आ जाएगी, क्या अपोर्शनमेंट की वर्किंग आ जाएगी सर। ये देखें टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, इसको छोड़ दें, ये किस सवाल से रिलेटेड है, जीरो रेटेड, और ये क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये देखें सेम वही चीजें, समझ आ रही है, वैल्यू सप्लाई रखी है मैंने, और नीचे अमाउंट अपोर्शन कौन सी की है, ये नजर आ रही है अमाउंट, वही इनपुट टैक्स की अमाउंट को क्या कर दिया, अपोर्शन कर दिया। यार कुछ आई बात समझ, अपोर्शन करने के बाद होगा क्या, ये अपोर्शन अमाउंट्स आ जाएंगी। मुझे बताएं जो अमाउंट टैक्सेबल से रिलेटेड है उसका क्या करेंगे, उसका इनपुट क्लेम कर लेंगे अगेंस्ट आउटपुट। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी याद हो चुका है अब, सही है। अच्छा उसके बाद रिफंडेबल आ जाएगा जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगी, और ये वाली एक्सपायर हो जाएगी। अब देखिए जो जरूरी बात मैं कर रहा था आप लोगों से, मैं क्या बात कर रहा था यार, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि ये जो एक्चुअल इनपुट है, मैं समझाना ये चाह रहा था असल में आपको, ये जो एक्चुअल इनपुट है ये आया कहां से है भाई, ये इस वर्किंग से आया है, ये जो हम अभी कर रहे थे ना वर्किंग, ये वाली, ये जो अमाउंट है, ये देखिए मैंने इसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, क्लेमेबल अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। ये अमाउंट उठ के जाएगी कहां पे, ऊपर फेस पे, ये अमाउंट उठ के जाएगी यहां पे ऊपर फेस पे। ये देखें जहां पे मैंने लिखा हुआ है एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट के सामने ये अमाउंट आके क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो गए, चले खैर है। तो फॉर द मंथ के अंदर ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ऐसा है। और सपोज करें कोई पिछले महीने का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। और कंपेयर किसके साथ करेंगे, 90% ऑफ द आउटपुट के साथ आपने इसको कंपेयर करना है। इन दो अमाउंट्स को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, लोअर ऑफ वाली अमाउंट आ जाएगी, और लोअर ऑफ के बाद आपका क्या बन जाएगा, पेबल बन जाएगा। आ रही बात समझ। इसी तरह अगर सवाल में उसने बताया हो कि आपने कोई मशीनरी भी परचेज की है, तो मशीनरी के लिए आप सेपरेटली काम कर लेंगे, मशीनरी के लिए क्या कर लेंगे, अपोर्शनमेंट कर लेंगे इनपुट टैक्स इफ मशीनरी इज ऑल्सो परचेज्ड एंड यूज फॉर मोर देन, और अगर एक ही सप्लाई के लिए होती तो अपोर्शन नहीं करते, जो भी मकसद होता उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लेते।
अब यहां पे भी देखें, सप्लाई की अमाउंट आ गई, वही सेम सप्लाई की अमाउंट आ गई जो ऊपर है, जो ऊपर है ये ऊपर है, देखें सेम सप्लाई की अमाउंट नीचे भी नजर आ रही है। और इनपुट टैक्स जितना भी मशीनरी के ऊपर बनता है, मशीनरी क्योंकि वैल्यू ऑफ परचेज होगी ना, उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स दिया होगा ना, उस इनपुट को आप अपोर्शन कर देंगे। अगेन वही बातें सारी कि इनपुट टैक्स मशीनरी ए का या मशीनरी बी का, 2 है तो 2 होंगी, 3 है तो 3 होंगी, 1 है तो 1, जितनी भी होगी उसको आपने अपोर्शन कर देना है। अंडरस्टैंड? और अकॉर्डिंगली इस इनपुट को कहां पे एडजस्ट करेंगे जाके, फिर इसको आप जाके यहां पे इस पर्टिकुलर पेबल के साथ एडजस्ट कर लेंगे बाद में। मेरी बात आ रही है समझ? इस बैलेंस पेबल के बाद एडजस्ट हो जाएगा। वो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल था, यहां पे वो लाइन ऐड नहीं की हुई कि इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी और नेट नहीं किया हुआ यहां पे, बट मैंने क्या आपको यहां पे बता दिया था। सर तो पहले हम लोग इनपुट टैक्स के साथ एक वो लगा लेंगे, इनपुट टैक्स जो भी पेबल बनता है, हाँ, फिर नेट पेबल आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट ऑन मशीनरी। क्या मैंने यहां पे ये काम नहीं करवाया था? ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये जो येलो हाईलाइट किया हुआ है भाई, ये तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ मशीनरी का इनपुट था ना, ऐसा है। और जो बाकी चीजें हैं वो अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो भी सेपरेटली दिखा देंगे, कोई रिफंडेबल होगा वो भी सेपरेटली दिखा देंगे। और ये रिफंड कहां से पता चल रहा होगा? ये रिफंड कहां से पता चल रहा होगा? एक्सपोर्ट से पता चल रहा होगा या जो वर्किंग नंबर 3 की हुई वहां से? वर्किंग नंबर 3 जो की हुई है सर, ये अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स की, ये देखें 0 रेटेड के अगेंस्ट जितनी भी अपोर्शन अमाउंट आ रही है, ये मेरा क्या है? उल्टी तो नहीं आ रही किसी को? मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, हिसाब किताब को ऐसा बन रहा है, अजीब बातें तो नहीं है ये पिछली 15 बातों का क्रक्स है, अगर किसी को पता हो तो। जी बेटा, कैरी फॉरवर्ड इन दोनों का कंपैरिजन से आएगा। ये देखें, ये 2 फिगर्स कौन सी हैं? एक 90% ऑफ द आउटपुट है और दूसरी है एक्चुअल इनपुट। इन दोनों के कंपैरिजन से अगर आपका एक्चुअल इनपुट ज्यादा हुआ तो कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा, क्योंकि एडजस्ट आप कितना कर रहे हैं? एडजस्ट 90% वाला कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका एक्चुअल इनपुट ही कम हुआ तो वही एडजस्ट हो जाएगा। जब वो सारे का सारा एडजस्ट हो गया तो बचा ही कुछ नहीं। आपने बिल्कुल प्रूडेंट होते हुए सोचना है कि यार मेरा अगर इनपुट 100 रुपए बनता है तो मुझे क्यों 80 रुपए एडजस्ट करने दिए जा रहे हैं, या मुझे क्यों 90 रुपए एडजस्ट करने दिए जा रहे हैं, तो बाकी के 10 का मैं क्या करूंगा? तो आप खुद बताएं इसका जवाब, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उसको। बात आई समझ? अच्छा जी, वापस आ जाए। मेरा ख्याल है मैंने आप लोग को फॉर्मेट भी समझा दिया है, घर जाके आप इसको ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप ये समरी भी रीड करके आएँ। जी जी बेटा, सब कुछ है, सब कुछ है। चलिए जी, रीड करके आ जाएंगे ना, मैं करवा नहीं रहा अभी, मैं करवा नहीं रहा, आप रीड करके आए इसको, तो इसको पर टाइम लगाएंगे ऑब्वियसली हम बाद में, बट मैं अभी रीड नहीं करवा रहा इसको, आप लोगों पे छोड़ा हुआ है। अब आ जाए मेरे साथ जरा यार, ये चीजें रीड कर लें। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90%। अब आगे किसकी बात करेगा भाई? अप टू 90% तक तो एडजस्ट करने का सिनेरियो है, बाकी परचेजेस में एक्सेस ऑफ 90% कहां पे इजाजत है? इन केस ऑफ फिक्स एसेट और कैपिटल गुड्स, मतलब इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, इजाजत है। अब इसके पीछे जितनी भी कहानी थी वो मैं सारी बता के आ चुका हूं, जितना भी कॉन्सेप्ट था सब बता दिया मैंने। ऐसा होता क्यों है बता सकते हैं मुझे आप लोग? 100% भी क्यों दिया भाई? मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वो तो करना होता है, लेकिन अगर आप एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखें ना, जो एक मिलियंस ऑफ रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी इसने इंपोर्ट की है या वो परचेज करके आया है, उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनपुट बन रहा है, अगर आप उसको बोलेंगे ना कि यार तुम 90% तक एडजस्ट कर लो और यही हरकत करते रहे मुझसे साथ, तो उसका असल में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसका बेनिफिट कोई नहीं होगा। यार उस बेचारे ने इंपोर्ट की इतनी ज्यादा, उसका इतना इनपुट बनता है, वो सारे का सारा दे देना उसके लिए बेहतर है कि नहीं? तो बस ये वजह है और कुछ नहीं, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली कितना ही कैरी फॉरवर्ड कर लेगा उसको, तो हमने सारे का सारा ही उसको दे दिया उसकी परचेज के ऊपर, मतलब हम 1 रुपया भी नहीं रोक रहे, ताकि प्रमोट कर सके कि हाँ इस तरह की चीजें तुम ले आओ, प्लांट एंड मशीनरी लगाओ, प्रोडक्शन करो और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में टेक पार्ट करो, ऐसा है। ओके, इसके बाद बात कर रहे हैं जी आगे किस चीज की? आ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अलाउड एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स नॉट अलाउड एज पर द अबव प्रोविजन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस।
ऑनलाइन वाले हजरात क्या कह रहे हैं? सर हम कैरी फॉरवर्ड को अलग से क्यों दिखाते हैं? बेटा फॉर्मेट है इसलिए दिखाते हैं। सर इंपोर्ट में तो कैब लेते हैं, मींस महंगा, गवर्नमेंट अपना नुकसान करेगी। बेटा कैब ही लेते हैं, लेकिन इंपोर्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल में कैब लेते हैं भाई, सब में नहीं लेते कैब। अगर आपने नॉर्मल चीजें इंपोर्ट की हैं तो उस केस में आप कितना लेंगे? जो आपने परचेज किया हुआ है वही वैल्यू लेंगे, उसके ऊपर आप 25% का रेट लगा देंगे। लेकिन अगर आपने थर्ड शेड्यूल की चीजें इंपोर्ट की हैं तब आपने सोचना है कि रिटेल प्राइस शैल नॉट बी लेस देन 130% ऑफ द कस्टमर सेस वैल्यू। क्या बोल रहे हैं सर ये आप? नॉर्मल इंपोर्ट की बात नहीं है, थर्ड शेड्यूल वाली इंपोर्ट है या नहीं है ये बात करें। अगर नॉर्मल इंपोर्ट है उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो वाली, यही तो बात करके आए हो अभी, यही तो बात की थोड़ी देर पहले। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी। बेटा आपस में एक दूसरे को जवाब नहीं दें प्लीज, आपस में एक दूसरे को जवाब नहीं दें। अच्छा मेरी बात सुनिएगा यार, वो कहता क्या है? कहता है कि एक रजिस्टर्ड बंदा है, इन केस आ रजिस्टर्ड पर्सन, इस बात को इस तरह से समझिएगा। कहते हैं कि अगर एक रजिस्टर्ड बंदा है जिसके अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, जिसके बैलेंस शीट, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, upon furnishing a statement along with the annual audited account duly certified by the auditor showing value addition, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं और मैं फिर वर्ड ये बोलूं कि मैंने कोई वैल्यू एडिशन की है, इस बात का क्या मतलब है? मैंने उसको नहीं आगे बेचा, नहीं मैंने उसको कुछ बनाया है, उसको मैंने फर्दर प्रोसेस किया होगा। ये बात समझ आ रही है? इस बात को कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स की जुबान में। कहता है कि भाई वो बंदा, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अलाउड एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स नॉट एज पर दी अबव प्रोविजन। अबव प्रोविजन क्या पढ़ा के आए हो आप लोगों को? इसके ऊपर ही, उससे ऊपर 90% वाली। भाई देखिए मेरी बात सुने गौर से, 90% वाला रूल अप्लाई होता है हर जगह पे, ओके, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अब आता है दूसरा अदर देन। अदर देन क्या कहता है? कि अदर देन वो वाले बंदे जिनके अकाउंट्स ऑडिट में, जिनके अकाउंट्स हमने ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लिए, आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, एक चीज। और दूसरा ये कि उन्होंने जो वैल्यू एडिशन है ना वो इतनी ज्यादा ना की हो। मतलब क्या इस बात का? मतलब इस बात का ये कि जैसी चीजें परचेज की उसमें वैल्यू एडिशन इतनी ज्यादा नहीं की, थोड़ी सी कम की। वो कितनी कम की? वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? वो बोर्ड प्रिस्क्राइब कर देगा। मतलब वो 3% हो सकती है, 2% हो सकती है, 1% हो सकती है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब आप समझ लें चेंज। क्या मतलब है इसका? चेंज। डेल्टा का साइन ये वाला होता है, यही होता है चेंज डेल्टा होता है ना, मेरा ख्याल है यही होता है। फिजिक्स में तो कुछ ऐसा ही पढ़ा था। अच्छा, तो कहते हैं कि जिसकी वैल्यू एडिशन बहुत कम हो, विच मीन्स कि एक बंदे ने चीजें जैसी परचेज की हैं वो वैसी बस अपना मार्जिन रखता है और बेच देता है, उसको आप इनपुट लेस करने की इजाजत दे दें अबव 90%। लेकिन जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर है ये तो रॉ मटेरियल उठाता है और उठा के क्या बना देता है इससे। तो भाई ये कोई 2-3% का चेंज नहीं है, ये तो एक सिग्निफिकेंट ड्रास्टिक चेंज है। रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से क्या बना दिया? फिनिश गुड्स बना दी। तो ये तो बड़ा चेंज है। उस केस में कितना इनपुट एडजस्ट कर सकता है वो बंदा? 90% तक मैक्सिमम एडजस्ट कर सकता है अपना इनपुट। लेकिन वो बंदा जो चीजें जैसी खरीदता है बस माइनर सा चेंज करता है, वैल्यू एडिशन उतनी करता है जितनी बोर्ड ने प्रिस्क्राइब की हुई है और बेच देता है, तो उसको हम ऊपर वाला रूल अप्लाई करने नहीं देंगे। विच मीन्स जब वो रूल अप्लाई नहीं करने देंगे तो 90% से बात बढ़ जाएगी। एक्सेप्शन समझ आ गई है? अब ये बात रीड करने के लिए थी, बस उसके सब अकाउंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू ऑडिट हुए हैं, बस इतनी सी बात है। दो चीजें, एक उसके अकाउंट सब्जेक्ट टू ऑडिट हो, दूसरा ये कि उसने जो वैल्यू एडिशन की हो ना वो लेस हो। लेस किससे हो? उस लिमिट से जो किसने प्रिस्क्राइब की है? बोर्ड ने प्रिस्क्राइब की है। अब ये दो चीजें अगर हो गई ना तो इस बंदे को हम सारे का सारा इनपुट एडजस्ट करने देंगे। ये बात करना चाह रहा हूं मैं। हाँ, ये दोनों चीजें होंगी क्योंकि दोनों बातें लिखी हुई है ना। अच्छा, आगे चलते हैं।
अब ये बात आपकी आगे आ रही है इंपोर्टर वाली, आगे आपको बताता हूं। अब मुझे बताएं कि हमारे इनपुट्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं और हमारे रिफंड्स बनते हैं, रिफंड्स भी बनते हैं, हमारे इनपुट भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आपको कल एक बात बताई थी, कल या परसों, कि बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि हर महीने जो है ना आपको रिफंड्स दे और कैरी फॉरवर्ड करे। तो क्या तरीकाकार निकाला था उन्होंने बोला था कि करते रहो और कहां तक ले चलो इसको, साल के आखिर तक ले आओ। भाई साल के आखिर तक ले आना और फिर वहां पे हम हिसाब किताब करेंगे बैठ के कि तुम्हारा क्या बनता है, मैंने तुम्हारा कितना देना, तुमने मेरा कितना देना है। और पता है यहां पे क्या बात करता है, अगर मैंने तुम्हारा देना हुआ ना, कौन कह रहा है ये बात आपको, बोर्ड कह रहा है, अगर मैंने तुम्हारे पैसे देने हुए ना तो फिर मैं जरा 5 मिनट का इंतजार करूंगा, मैं अगर इनकम टैक्स के कमिश्नर को भी कॉल करूंगा, उससे मैं पूछूंगा कॉल करके कि यार कहीं तुमने तो इस बंदे से पैसे नहीं लेने, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूं। सही है, मैं पूछूंगा कहीं और लायबिलिटी तो नहीं है तुम्हारी लॉ के अंदर, तुम्हारी कोई और लायबिलिटी तो नहीं बनती। कहते हैं कि मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, मैं कहीं और बाकी डिपार्टमेंट में भी कॉल करके पूछ लूंगा। एक बार क्या कॉल करके पूछूंगा, यार कहीं आप लोगों ने तो इससे पैसे नहीं लेने, क्योंकि मैं इसको बस पैसे देने ही लगाऊं। अगर आप लोगों ने लेने हैं तो मुझे बता दो, मैं क्या करूंगा, मैं एडजस्ट करके जो बाकी होंगे वो इसके मुंह पे मार दूंगा। सर बोर्ड से भी किसी को पैसे मिले आजकल? हाँ मिल जाते हैं कभी कभी, पैसे मिले ज्यादा नहीं लेकिन मिल जाते हैं। हाँ एक्सपोर्टर्स को तो मिलते हैं, ऑब्वियसली मिलते हैं। एक्सपोर्टर्स को आप पैसा नहीं दोगे तो वो एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं, और एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो बाहर की करेंसी नहीं आएगी। आ रही मेरी बात में, एक्सपोर्टर्स को तो मिलते हैं। तो यार ये देखिए जरा, कहते हैं कि एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, एडजस्टमेंट एंड रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स shall be made on in the second month following the end of the financial year of a registered person। इस बात का मतलब क्या है, अगर आपका पूरा महीना यहां से स्टार्ट होता है, जुलाई से लेके आप चलते हैं 30 जून तक, 1 जुलाई 2025 से लेके आप जाते हैं 30 जून 2026 तक, अगर एक रजिस्टर्ड बंदे का ये है टैक्स ईयर, तो हम उसको एडजस्टमेंट कब देंगे, सेकेंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, विच मींस कौन सा मंथ, सेकेंड मंथ कौन सा मंथ है, जुलाई एंड हो गया, जुलाई कौन सा, सॉरी जून एंड हो गया, जून 26 के बाद जुलाई और अगस्त में, अगस्त 2026 में जाके हम उसका इनपुट और जो रिफंड होगा उसको हम एडजस्ट कर देंगे। आ रही मेरी बात समझ, अरे भाई सेकेंड मंथ लिखा हुआ तो है, ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंड मंथ फॉलोइंग द एंड, सेकेंड मंथ फॉलोइंग द एंड। बताएं ऐसा कौन सा महीना है जो 2 महीने बाद आता है और एंड ऑफ द टैक्स ईयर के बाद आएगा, मेरी एग्जांपल में बताएं, जुलाई होगा, अगस्त होगा, अगस्त होगा, 30 जून 2026, 30 जून 2026। सही है, 30 जून 2026, मेरी बात आ रही है समझ, 30 जून 2026 का जो दूसरा महीना होगा वो कौन सा होगा यार, अगस्त होगा, तो अगस्त में आपको हम इसकी एडजस्टमेंट दे देंगे। मेरी बात आ रही है समझ। अच्छा जी आगे चलें, अब बात करते हैं टायर 1 रिटेलर की। कौन से थे ये लोग, बिजली का बिल कितना हो, 12 लाख से ज्यादा हो, 12 मिलियन नहीं थे, 12 लाख थे, 1.2 मिलियन था, 12 लाख रुपए से ज्यादा हो, एयर कंडीशनिंग मॉल में हो, इस तरह की 2-4 बातें की हुई थी। इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बात ये नहीं करें, मुझे पता है इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है टैक्स के लॉ में। इन्होंने क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना होता है खुद को, टायर 1 ना, टायर 1 ने खुद को रजिस्टर करवाना है, और इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगानी है, ये इनके लिए रिक्वायरमेंट है, मस्ट है। आपने देखोगे जितने बड़े बड़े रिटेलर्स हैं इनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। अब बात करते हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन ना हो फिर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये केस स्टडी आ सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, इन केस टायर 1 रिटेलर फेल टू इंटीग्रेट द पॉइंट ऑफ सेल मशीन विद द FBR सिस्टम। बताएं क्या हो सकते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। इसका इनपुट हम कम कर देंगे, हम इसका इनपुट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। वो कितना कम कर देंगे उसका जवाब यहां पे दिया हुआ है। कहते हैं कि इन केस टायर 1 रिटेलर अपनी रिटेल आउटलेट को इंटीग्रेट नहीं करता, ये पूछ सकता है यार 3-4 नंबर के लिए पूछ सकता है, प्लीज
मतलब केस स्टडी कैसे बनाएगा, पहले तो बताओ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है या नहीं। वो ये काम करता है, ये काम करता है, अपने घर में ऐसे काम कर रहा है, बना रहा है, उसकी कोई अदर रिटेल आउटलेट नहीं है, मुझे बताएं कि ये रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, आप बोलेंगे नहीं यार ये तो कॉटन इंडस्ट्री में फॉल करता है, ये तो घर में बैठा हुआ है नहीं। फिर वो बोलेगा अच्छा वो सोच ये रहा है कि ना वो ना एक्सपोर्ट भी करेगा और मल्टीपल ब्रांचेस भी बना लेगा। आपने बोला अच्छा यार ये रिटेलर वाला काम करने जा रहे हैं और मल्टीपल ब्रांचेस बनाएगा तो ये किस में फॉल कर जाएगा, टायर 1 में फॉल कर जाएगा। जब ये टायर 1 में फॉल कर जाएगा तो इसके लिए रिक्वायरमेंट आ जाएगी किस चीज़ की, पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंटीग्रेट करने की एफबीआर के साथ। और फिर सवाल में वो ये भी बोलेगा अच्छा बताओ अगर उसके लिए ऐसी रिक्वायरमेंट है और अगर वो नहीं करता कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो ये आप वहाँ लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। कहता है कि इन केस टायर 1 रिटेलर डज नॉट इंटीग्रेट हिज रिटेल आउटलेट इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, फिर क्या करेंगे, जो भी उसका एडजस्टेबल इनपुट टैक्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे 60% से। अब सपोज करते हैं बाय फिगर्स बात करते हैं, 100 रुपए का नहीं, 100 का नहीं, कॉमन होगी बात, 90 रुपए का एडजस्टेबल इनपुट टैक्स था। बताएं कितना क्लेम कर सकता है अब वो, बताएं कितना क्लेम कर सकता है अब वो। एक आंसर आ गया 36, सेम शैल बी रिड्यूस्ड बाय विच मीन्स के रिमेनिंग कितना बच गया, इसका 40% अगर आप लेते हैं तो आपका आंसर 36 रुपए आता है। ऑनलाइन वाले हजरात आप लोग का जवाब यही आ रहा है, 36 रुपए ही आ रहा है। चलें जी 36 है। अरसल बेटा ये टायर 1 का कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑब्वियसली पहले एक्सप्लेन किया है ना एक जगह पे, दोबारा एक्सप्लेन करना तो इन बच्चों को बोर करने के बराबर हो जाएगा। सर ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अरे मेरे भाई उसने सिर्फ रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड एज टायर 1 रिटेलर है वो, लेकिन उसने क्या काम नहीं किया हुआ, आप पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाया हुआ। उस रजिस्टर्ड तो वो है एफबीआर के अंदर भाई, उसने पॉइंट ऑफ सेल को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है एफबीआर के साथ, ये बात है। यहाँ पॉइंट ऑफ सेल ला के तो रखा हुआ है लेकिन उसको वाईफाई का कनेक्शन नहीं दिया हुआ और वो पड़ा हुआ है सजा के रखा हुआ है वहां पर लोगों को दिखाने के लिए, और पर्चियां जो है वो दस्ती हाथ से बना के दे रहे हैं। तो ये काम नहीं करना, वाईफाई का कनेक्शन भी ऑन करना है, पॉइंट ऑफ सेल का स्विच भी लगाना है ताकि एफबीआर के साथ वो क्या हो, कनेक्ट हो, उनको रियल टाइम में रिपोर्टिंग हो रही हो। पॉइंट ऑफ सेल का और कोई मकसद नहीं है, यही मकसद है कि एफबीआर को रियल टाइम में पता चल रहा हो कि आपने यहाँ पे सेल की है, आपने इतना टैक्स कलेक्ट किया, साथ ही एफबीआर जो है उसके पास पहुंच गया टैक्स। ठीक है, मेरी ये बात है। वो रजिस्टर्ड तो है ऑब्वियसली, टायर 1 है तो रजिस्टर्ड होगा ना। मैं आपके सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, यहीं कहीं नीचे लिखा हुआ था। हाँ इसमें नहीं होगा तो चैप्टर नंबर 19 में होगा। 95% क्लेम कर सकता है ये, 90% से भी ऊपर चला जाता है ये 95%। मतलब टायर 1 को ना हमने मजीद एक शाबाशी भी दी हुई है कि अगर आप ये सारे काम सही करते हो ना तो फिर हम आपको 90% तक नहीं रोकेंगे, हम आपको इससे भी ऊपर ले जाएंगे, ज़्यादा एडजस्ट करने देंगे आपको। आ रही बात समझ। और प्लांट एंड मशीनरी के केस में 100%। तो ये बात शायद आगे अगली चैप्टर में आ जाएगी, यहाँ पे नहीं लिखी हुई खैर, बट आपका सवाल बिल्कुल सही था। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आसान, इसको कल करेंगे। सेम चीज़ रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है ना। न्यूमेरिकल एग्जांपल जब हम कल न्यूमेरिकल्स कर ही रहे हैं। सर एक्स्ट्रा टाइम इन टैक्सेशन इज एडमिसिबल या इनएडमिसिबल? एक्स्ट्रा क्लास हो रही है ना अभी आधे घंटे की, टाइम खत्म हो चुका है, तो पूछ रहा है एडमिसिबल या इनएडमिसिबल? लेट स्टार्ट किए तो लेट खत्म होगी। यार मेरी तबीयत खराब हो रही थी, आप लोग भी सो रहे थे ना, चलें अच्छी बात है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग। अच्छा वापस आए भाई। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, मुझे बताएं कि अगर हम गवर्नमेंट को फायदा ना दें तो गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि तुमने पैसा डिले कर दिया है इस वजह से अब तुम क्या दो, हमें साथ में सूद भी दो।
गवर्नमेंट मांगती है ऑब्वियसली सूद। भाई उन्होंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना था, उनके बड़े बड़े चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने पैसा फंड्स में इन्वेस्ट करके और स्टॉक मार्केट को पता नहीं कहाँ ले जाना था, कहाँ नहीं ले जाना था। खैर एट दी एंड उन्होंने बोला यार तुमने हमारे पैसे का नुकसान किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारी जो है वो ज़ाया हुई है, तो आप तुम क्या करो, हमें साथ में सूद भी दो। सेम केस अगर आपके साथ हो जाए तो नहीं, वो भी देंगे ऑब्वियसली, आप भी अगर खाना चाहते हैं ऐसा कुछ। नो कमेंट्स। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे शरीयत की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, मैं तो कानून पढ़ा रहा हूँ जो इस पाकिस्तान में इनेक्ट है। वो आप बड़े हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा जब हम उन कुर्सियों में बैठे होंगे ना जब, तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें हम खुद से करेंगे। सही है, मैं आपके जज्बात से वाकिफ़ हूँ, उम्मीद है आप भी समझ पाएंगे मेरी बात को। कहते हैं कि इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, वो उसके आउटपुट से बढ़ जाता है ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज या एक्सपोर्ट्स। जीरो रेटेड लोकल होती हैं या एक्सपोर्ट्स होती हैं? एक्सपोर्ट्स होती है ना। कहता है कि अगर उसका रिफंड बन जाता है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो क्या करना है, ये रिफंड उसको वापस करना है, ये रिफंड उसको वापस करना है। भाई वापस करने का तरीकाकार क्या है? कहते हैं कि ये जो एक्सेस अमाउंट है ना, जहां जहां हाईलाइट करता जा रहा हूं देखते जाइएगा, घर जाके रीड कर लेगा। कहते हैं कि ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स है ना, जो रिफंड की है, ये उस बंदे को रिफंड कर दी जाए, शैल बी रिफंडेड, उसको उस बंदे को क्या की जाए, नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ फाइलिंग द रिफंड क्लेम। मतलब जिस दिन बंदे ने रिफंड का क्लेम फाइल किया है उसके 45 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, उसको पैसे फराहम करे, पैसे उसको रिफंड करे, पैसे उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करे। कितने दिनों में? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना वो पूरे साल वाली बात अप्लाई नहीं हो रही। वो पूरे साल वाली एडजस्टमेंट कहां पे थी? वो तो कैरी फॉरवर्ड वाले हिसाब किताब में थी। ये तो है रिफंड। और ये बंदा कौन है? एक्सपोर्टर। ये बंदा कौन है? एक्सपोर्टर। भाई एक्सपोर्टर को अगर आप ये फायदा ही नहीं देंगे ना तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं, छोड़ देगा। उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको पैसा वापस आ जाता है, ठीक है। और जब उसका रिफंड बन गया, जिस दिन उस बंदे ने रिफंड फाइल किया, आपकी जिम्मेदारी है, किसकी? गवर्नमेंट की, कि जितना भी इसके ऊपर इनपुट है वो क्या कर दो। 45 दिन वाली बात समझ आती है? नॉट लेटर देन, केस स्टडी बन सकती है यहाँ पे, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मैं साथ साथ बताता जाता हूँ, आप लोग पता नहीं नोट करते हैं नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ से केस स्टडी ही बनेगी। यहाँ से भी जो है केस स्टडी ही बन सकती है इस पॉइंट की, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा यहाँ से। न्यूमेरिकल जो पढ़ाना था वो पढ़ा चुका हूँ। कहते हैं कि इन केस एक्सेस इनपुट टैक्स अगेंस्ट सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड। अदर देन जीरो रेटेड कौन सी होती हैं? एग्जेम्प्ट होती हैं या टैक्सेबल होती हैं, लोकल वाली। कहते हैं कि सच इनपुट क्या कर दें आप, यही पढ़ा के आया था आप लोगों को, नेक्स्ट पीरियड्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दें। और इसको ट्रीट करना, क्या ट्रीट करना? इनपुट फॉर नेक्स्ट पीरियड्स। क्या यार यही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को? ये देखें, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट के नाम पे। हाँ हाँ, वो उसी वक्त मिल जाएगा। मंथली नहीं मिलेगा, ये आपकी बात गलत है, मंथली नहीं मिलेगा। 45 डेज ऑफ फाइलिंग द रिफंड क्लेम। अब एक बंदा चाहे एक महीने में उसने रिफंड क्लेम फाइल किया है नहीं किया, वो उसका अपना सरदर्द है, लेकिन अगर आपने रिफंड क्लेम फाइल कर दिया है तो आपको उसके 45 दिन में मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने ये बात थी जीरो रेटेड के केस में, बात करते हैं लोकल सप्लाई के केस में। लोकल सप्लाई के केस में बताएं, अगर इनपुट बढ़ जाए आपका आउटपुट से तो वो, और कैरी फॉरवर्ड इनपुट इस महीने का अगले महीने के लिए क्या हो जाता है, और ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट अगले महीने का इनपुट कंसिडर किया जाता है। क्या मैंने यहां पे वही कंसिडर किया हुआ था? ऐसे ही था। देखें, उसने बस अंग्रेजी लिखी हुई है उस बात की। इस पॉइंट को रीड करें यार जरा, इस पॉइंट को रीड करें। टेक्निकल बातें नहीं है, सिर्फ रिपीटिशन है चीजों की। नहीं यार, ये तो कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले पॉइंट में रिफंड आप जब क्लेम करेंगे ना उसके 45 दिन में, यही तो बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने बोला मंथली, मैंने कहा मंथली नहीं, जब आप रिफंड फाइल कर देंगे। सही, आ रही बात समझ? क्या यही बात लिखी हुई है?
और कहते हैं कि बोर्ड जो है ना वो तरीकाकार आपको बता सकता है, बोर्ड प्रेस्क्राइब कर सकता है कि क्या तरीका होगा फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस इनपुट टैक्स। अब इस बात का मतलब क्या है, बोर्ड ने ना, वैसे मैं बता देता हूँ अभी तक क्या कहा हुआ है, या तो डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, एज इट इज पैसे आ जाएंगे। यहां बोर्ड पता क्या कहेगा कि आप ना हमसे बॉन्ड्स ले लो। क्या ले लो? इतनी वैल्यू के हमसे आप बॉन्ड्स ले लो, जब ये बॉन्ड्स आके मेच्योर होंगे ना तो इनकी मेच्योरिटी की वैल्यू पता है कितनी होगी? इनकी मेच्योरिटी की वैल्यू होगी जितना आपका रिफंड का क्लेम बनता है वो, प्लस जितना टाइम हमने आपका डिले किया है, जितनी मेच्योरिटी का टाइम था। सपोज करें मेच्योरिटी का टाइम 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, आप उस टाइम में सूद भी खाओ, आप हराम में लथपथ हो जाओ उस टाइम में। आप मतलब बॉन्ड्स ऑब्वियसली किस तरह से वर्क करते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो कूपन आपको आता रहता है, मतलब कूपन आपको आता है, उसके अंदर 2 चीजें हैं, प्रिंसिपल का रिटर्न भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो असल में वो जो बॉन्ड की वैल्यू है ना, वो जब जाके रिडीम होगा, जब उसका जो है टाइम फ्रेम पूरा होगा, जब वो जाके मेच्योर होगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब आप क्या क्या एंजॉय कर रहे होगे उसमें से? आप उसमें से इंटरेस्ट भी एंजॉय कर रहे होगे, उसमें से आप अपना रिफंड की अमाउंट भी क्लेम कर रहे होगे। तो बोर्ड ये तरीका प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब इस बात का मकसद क्या है बता सकते हैं? अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है ना रिफंड करने का, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? ये बॉन्ड्स इशू कर देगी, ताकि गवर्नमेंट के कैश फ्लो पे हिट ना पड़े। आ रही बात समझ? ताकि गवर्नमेंट के कैश फ्लो पे हिट ना पड़े। डेफर कर दो पेमेंट को, डेफर कर दो, लेकिन अगर डेफर करोगे तो भाई सामने वाली पार्टी को बेनिफिट तो देना है। तो बॉन्ड्स की सूरत में बेनिफिट दिया जाएगा कि वो पैसा भी कमा ले और वो साथ में अपना पैसा वापस भी ले ले। आ रही बात समझ? तो ये है इस बात का मतलब कि बोर्ड क्या क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि कहां पे? फाइनल्स में। ये जो बॉन्ड्स वाली बात है ना, ये सेक्शन, ये उसने इस पर्टिकुलर बात की एक्सटेंशन फाइनल्स में दी हुई है बॉन्ड्स की। आप लोग के लिए समझने के लिए पैसा वापस आ जाएगा एज इट इज। तो 2 तरीकाकार हो सकते हैं, बता दिए। ये बात जरा पढ़े मेरे साथ। कहते कि जहां पे हमारे पास ये यकीन करने के पीछे हमारे पास एक वजह ये थी, हुआ क्या, सिनेरियो क्या हुआ? एक बंदा गया और एफबीआर के पास जाके उसने बोला कि मेरा रिफंड बनता है, मुझे मेरा रिफंड दे दिया जाए। एफबीआर ने उसको उसका रिफंड भी दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि इस बात का क्या मतलब है जो भी हाईलाइट किया मैंने, वॉज नॉट एडमिजिबल टू हिम, वो तो उसका था ही नहीं। कहते कि अगर एक बंदे ने इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर लिया या फिर उसने हमसे कोई रिफंड ले लिया, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी ने पागल बना दिया है तो हम क्या करेंगे उसके साथ? कहते कि उसके अगेंस्ट हम प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे, जो कि कितने दिनों में पूरी हो जाएंगी? 60 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी। मेरी बात आ रही है समझ? 60 दिनों के अंदर अंदर वो प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाएंगी, कोर्ट में केस चलेगा और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? हाँ, कहते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उसका ऑडिट कर सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द रिफंड। पूछेंगे भाई बताओ तुमने क्यों हमसे रिफंड क्लेम किया था, बताओ क्यों तुमने इनपुट टैक्स ज़्यादा क्लेम किया था। मतलब एफबीआर का डिपार्टमेंट क्या बन जाएगा? पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस बन जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हंस रहे हैं आप। तो कहते हैं कि द पीरियड ऑफ 60 डेज ये मजीद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब अपनी फेवर में बात कर रहा है वो, एफबीआर का डिपार्टमेंट अपनी फेवर में बात कर रहा है कि 60 दिनों के अंदर अंदर ये मामला पूरा करना था, लेकिन अगर पुलिस वाले सो रहे हैं तो वो 120 दिन तक भी बात लेके जा सकते हैं। आ रही बात समझ? तो 120 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ऑफिसर कौन होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ADIR ऐसा है, या ACIR। एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की रैंक से वो बंदा कम नहीं होगा जो ये सारे मामला हमसे पूछेगा। आ रही बात समझ? अगर आपने गलती की है तो ये सेक्शन पढ़ ले मेरे साथ, इसको आप खुद से रीड करते हैं एक बार प्लीज, फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिर आप मुझे जवाब दे दीजिएगा बस। ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं? बिल्कुल हसन ऐसे ही है, बिल्कुल इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। सर पेपर में 10 नंबर के एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, पता चला है? आप लोगों को पता चला है? तो क्या ये एक अच्छी बात है या नहीं है?
ये तो बहुत अच्छी बात होती है, 10 नंबर के एमसीक्यूज कर लिए जाएं और कोई एक आध सवाल 2-3 सवाल अच्छे से कर लिए जाएं तो पेपर तो ऐसे लगता है कि पास हो गया। अच्छी चीज़ है ये। अब इस बात का क्या मतलब है, अभी एमसीक्यूज बना के करवाना शुरू कर दूं, टेंशन ले लूँ इस बात की? नहीं भाई, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तसल्ली से और एंड पे जाके देखेंगे, अगर एमसीक्यूज करने का टाइम मिला तो इंशाल्लाह। नहीं ऐसा नहीं है, करवाऊंगा, एमसीक्यूज करवाऊंगा यार, परेशान नहीं हो। सवाल पूछ लूं अब बेटा, रीड कर, सवाल पूछ लूं? बताएं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें बोर्ड विदाउट इशूइंग एनी नोटिस प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है? क्या आप उसके जवाब में ये पूरा सेक्शन छाप देंगे? क्या आप उसके जवाब में ये पूरे का पूरा सेक्शन एज इट इज पेश कर देंगे? नहीं, मेरे बोलने में क्यों, इसीलिए तो मैंने पहले पढ़ाया है। ये एग्जामिनर आपसे सवाल क्या करेगा, बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जब आपको विदाउट इशूइंग एनी नोटिस, आपको बिना बताए आपके घर में आके छापा मारा जाएगा, वो कौन सी सिचुएशन है? कहते कि जब एक रजिस्टर्ड बंदे ने, अगर एक रजिस्टर्ड बंदा पे करता है अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि क्या थी, जितना उसका टैक्स बनता था उसके टैक्स से कम अमाउंट थी, अगर एक रजिस्टर्ड बंदा ये हरकत करता है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट अमाउंट जो भी उसने पे की होगी अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज, तो नाम ही है अलॉन्ग विद सूद, अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज, जितनी भी उसने शॉर्ट अमाउंट पे की है उसके ऊपर जितना भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी था ये हम उससे रिकवर करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? उसके बिजनेस में चीजें आना जाना बंद कर देंगे, चीजों का आना जाना आमदोरफ्त बंद कर देंगे, ना चीजें अंदर जाएंगी। स्टॉपेज रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज बिजनेस परमाइसिस, बात आ रही है समझ? जब चीजें निकलेंगी नहीं तो सप्लाई कैसे होगी, और जब चीजें आएंगी नहीं तो वही रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो बनाएगा कैसे चीजें को? आ रही बात समझ? कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, उसकी बिजनेस परमाइसिस को बंद कर देंगे, उसका बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। बैंक अकाउंट अटैच करने का मतलब पता है क्या होता है? एफबीआर ना, नॉर्मली एफबीआर के पास हर बैंक के साथ एफबीआर का यही एग्रीमेंट है कि अगर एक टैक्स पेयर है और एक टैक्स पेयर ने अगर लायबिलिटी नहीं पे की हुई, या इन केस हमें इसके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बैंक लायबल है एफबीआर को इंफॉर्मेशन देने के लिए, विदाउट एनी रेजिस्टेंस लायबल है। अगर 1 मिनट की भी जसारत करेगा ना बैंकर कि यार नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है, उसी वक्त जो है ना वो निकाल दिया जाएगा वहां से। तो एफबीआर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो बैंक्स के पास जाता है और जाके आपका रिकॉर्ड निकलवा सकता है। अब अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट का क्या मतलब है? भाई आपने देने थे एफबीआर के पैसे, आपने देने थे 50 मिलियन, आपने दिए 20 मिलियन, कितने शॉर्ट पेड है? 30 मिलियन के ऊपर सपोज करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगी, 5 मिलियन का डिफॉल्ट सरचार्ज भी आ गया, कितने बन गए? एफबीआर बोलेगा इस बंदे का सीएनएस सर्च करो कहां कहां पे इसका बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक में इसका बैंक अकाउंट है ना वो बैंक अकाउंट इसकी लायबिलिटी के साथ क्या कर दो, अटैच कर दो, विच मींस कि इसके बैंक अकाउंट में अब जितना भी पैसा होगा वो निकाल लेगा एफबीआर, ऑटोमेटिकली निकाल लेगा भाई। आपके बैंक अकाउंट अटैच हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे आप। ठीक है, आ रही है बात समझ? अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। और कहता है ये सब हम जब करेंगे ना तो आपको एक लम्हे की भी जी यार, पाकिस्तान एफबीआर पाकिस्तान का है, बस स्विस बैंक में होगा तो उसमें एफबीआर की एक्सेस ही नहीं है। मैं तो पाकिस्तान के बैंक्स की बात कर रहा हूं, ये तो हम पाकिस्तान का लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए तो लोग वहां जाके पैसा रख रहे हैं। ठीक है, टैक्स हेवंस में पैसा इसलिए तो रखा हुआ है लोगों ने। अब बात यह कि भाई ये जो काम हम करेंगे विदाउट इशूइंग एनी शो कॉज नोटिस, स्टॉपेज रिमूवल ऑफ गुड्स एक चीज, दूसरा क्या, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स। लेकिन ये किस एक हरकत की वजह से? अगर आपने अपनी लायबिलिटी से टैक्स कम पे किया तो हम ये काम कर सकते हैं। आ रही बात समझ जी? भाई किस ये अच्छा ये सेक्शन यहां पे भी है, इनकम टैक्स वहां पे भी है। तो बात ये है कि आपने अगर टैक्स पे कम किया तो हम आपका बैंक अकाउंट भी अटैच कर देंगे, जितना पैसा होगा वो वहां से निकाल लिया जाएगा। सपोज करें आपके बैंक में पड़ा हुआ था 50 मिलियन, तो वहां से 35 मिलियन चुपचाप निकाल लिया जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा 35 मिलियन हैज बीन डेबिटेड, ठीक है, क्रेडिट तो नहीं डेबिटेड, ठीक है। और उसके बाद और आपकी बिजनेस परमाइज आप छुपा जाएंगे, वो बंद पड़ी होगी। ऐसा है। चले आज की बातें हम यहीं तक रोकते हैं, बाकी की बातें कल। मेरी बात सुने, फॉर्मेट देख के आएंगे आप लोग, समरी कोशिश करके रीड कर लेंगे। कल से सिर्फ और सिर्फ हम मौत का खेल शुरू कर रहे हैं, सही है, बस हो रही एंड हो रही है।
कल से सिर्फ मौत का खेल स्टार्ट होगा। और ये जो सेक्शन है ना, ये मिसलिनियस सेक्शंस, ये रीड कर लिएगा, इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी ज्यादा, रीड कर लिएगा, काफी है। अच्छा ये देखें, ये एक वर्ड है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें प्लीज। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इस नाम से क्या नजर आ रहा है, क्या समझ क्या आ रही है आप लोगों को, बताएं। ये 3 वर्ड से क्या समझ आ रहा है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से क्या समझ आ रहा है? अच्छी जजमेंट लगाना नहीं। ये मेरे भाई ने बात की ना, एक टैक्स पेयर है, उस बंदे ने टैक्स ही फाइल नहीं किया, उस बंदे ने अपने रिकॉर्ड्स ही नहीं दिए एफबीआर को, या इन केस उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की हुई, हाँ लेकिन उसने पुरानी रिटर्न फाइल की हुई है किसी जमाने में। एफबीआर क्या करेगा, वहां पे अपनी बेस्ट जजमेंट लगाएगा और उस बंदे की लायबिलिटी खुद से कंप्यूट करके उसको बता देगा कि तुम्हारी लायबिलिटी इतनी बनती है। तो आप जरा इस सेक्शन को मेरा ख्याल है रीड करके आएंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि खुद से एफबीआर क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा उसकी। ये कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, इनकम टैक्स में भी है। और वो किस बेसिस पे करेगा? क्योंकि आपका पास्ट रिकॉर्ड होगा उसके पास कि यार ये बंदा कम से कम हर महीने 100 मिलियन की जो है ना चीजें बेच रहा होता है, और कम से कम जो है ना ये 30-40 मिलियन की परचेजेस तो कर ही रहा होता है। तो ऑन एवरेज जो है ना इसका कर करा के इतना इनपुट टैक्स इतना आउटपुट टैक्स बनता है, ये इसकी नेट लायबिलिटी बनती है, जाके इसको बता दो। और बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की थी। आगे बात समझ? तो ये सारे सेक्शंस एफबीआर के पास अवेलेबल हैं, वो इसको अवेल करते हुए आपको आपकी रिटर्न फाइल करवा सकता है। आगे बात समझ? चलें, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।